सबसे पहले यहाँ से अगर बात करें मेरे भाई, तो कुछ बेसिक सवाल जो एग्जामिनर के द्वारा यहाँ से पूछे जाते हैं उन सब पे थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों से करने वाला हूँ। जैसे जीएसटी की फुल फॉर्म को लेकर एक सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे दोस्त, इसकी फुल फॉर्म दोस्त यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्त, तो याद रखेंगे गुड्स एंड है ना सर्विसेज टैक्स, आप यहाँ से कह सकते हो कौन सा सर्विसेज टैक्स क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। जो सीधा सीधा बड़ा बेसिक सा सवाल है जो अभी रेडियो ऑपरेटर में भी आपसे पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस कर की प्रकृति कैसी है, देखो कर दो प्रकार के होते हैं, आपका प्रत्यक्ष कर होता है, एक आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है भैया। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जैसे मान लेते हैं आपके ऊपर लगा है और आप ही को पे करना है, जैसे आपका इनकम टैक्स बोल सकते हैं, आपको आपके ऊपर लगा आप ही को पे करना है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ऐसा कर जो आपके ऊपर लगा है लेकिन किसी दूसरे के ऊपर आप उसे टाल सकते हैं, जैसे आपका सेल टैक्स कह सकते हैं। आपका बच्चे मान लेते हैं मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं आपके मान लेते हैं बच्चे कि भाई जैसे आप खाना खाने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आप जूते खरीदने गए, उस पर जीएसटी लिखा रहता है, तो वो प्लस जीएसटी वो बिल आपको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं, ऐसे कर को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। इसका मतलब जीएसटी आपका कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर, आप इसे यहां से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर। अगर बात करें मेरे भाई सबसे पहले किस देश में जीएसटी आपका लागू होता है, याद रखेंगे दोस्त, है ना, तो याद रखें मेरे भाई क्या है, फ्रांस में ये लागू होता है दोस्त, कहां पर, फ्रांस में लागू होता है ना, और कहां पर, तो 1954 आप याद रखेंगे, यहां पर सबसे पहले आपका जीएसटी लागू किया गया, ठीक है भैया। कब लागू किया गया, 1954 में सबसे पहले फ्रांस में आपका जीएसटी लागू किया जाता है। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, तो ये कुछ बेसिक बातें बात करूंगा बच्चे, कनाडा पर आधारित है। और कनाडा में कब लागू किया गया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं डेट, तो 1991 में आपका कहां पर, कनाडा में इसे लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला है ना भारत कौन सा देश है, मतलब भारत से पहले याद रखेंगे 160 देश है ना, 160 देश भारत से पहले जीएसटी को लागू कर चुके थे। इसका मतलब भारत कौन सा, 161वां देश बोल सकते हैं दोस्त, कौन सा मेरे भाई, 161वां देश कह सकते हैं भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश, आप यहां से याद रखेंगे। समझ में इतनी बात बच्चे, इसका मतलब 160 पहले लागू कर चुके हैं, और वर्तमान में अगर बात करें तो शायद 165 देशों ने इसे अभी तक जीएसटी को यहां पर लागू कर दिया है। अब इसके आगे की बात करते हैं दोस्त, सबसे पहले यहां पर एक बात देखेंगे, पीएम होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक याद रखेंगे आर्थिक सलाहकार पैनल में जीएसटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक सलाहकार जो पैनल है वो उसमें जीएसटी की बात को उठाते हैं। तो इस आपसे सवाल बन सकता है, इस आर्थिक सलाहकार पैनल में कौन सदस्य था, तो यहां पर 3 आरबीआई के पूर्व गवर्नर, मतलब 3 पूर्व गवर्नर होते हैं इसमें, एक होते हैं आईजी पटेल, एक होते विमल जालान और एक होते सी रंगराजन। तीनों का नाम आप यहां से याद रखेंगे दोस्त, है ना, तीनों का कौन कौन, आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन, ये 3 व्यक्ति होते हैं जो आपका आर्थिक सलाहकार पैनल में होते हैं। यहां पर इसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी चर्चा करते हैं। लेकिन इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है कि भैया एक काम करिए, यहां चर्चा करने के बाद कि आप एक प्रारूप तैयार कर दीजिए जीएसटी भारत में कैसे लागू किया जाए। तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं भैया कि जो असीम दास गुप्ता समिति का संबंध किससे है, तो जीएसटी से है। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समिति असीम दास गुप्ता समिति, क्योंकि आपसे यह भी सवाल बन सकता है कि भैया जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए भैया हर जगह बहुत सारे बच्चों को विजय केलकर समिति पता होता है, लेकिन एग्जामिनर इसी सवाल को अगर इस तरीके से पूछे कि भैया जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यही असीम दास गुप्ता थे जीएसटी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्योंकि भैया इन्हीं का जो इसी समिति का जो मोटिव था जीएसटी का मॉडल या प्रारूप तैयार करना, इसका उद्देश्य था। 2011 तक शायद इसके ये अध्यक्ष रहे, याद रखेंगे 2011 तक, ठीक है भैया, समझ में आ गई इतनी बात। इसके अलावा जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, देखो सवाल अलग बन गया अगर समिति को लेकर अगर पूछे जीएसटी को लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। लेकिन जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता। दोनों बातें याद रखेंगे भैया, समझे बच्चे। तो यहां पर इसके अलावा तीसरी बात, यशवंत सिन्हा समिति भी बताना। आपसे हो सकता है एग्जामिनर ये सवाल पूछ ले कौन सी समिति का संबंध जीएसटी से होता है, तो यशवंत सिन्हा भी इसी से संबंधित है। तो 3 समिति आपने देख ली, असीम गुप्ता समिति है ना, विजय केलकर समिति और यशवंत सिन्हा समिति, इन तीनों का संबंध जीएसटी से होता है, ये बात याद रखेंगे दोस्त। चौथी कोई समिति डालकर आपको कंफ्यूज करके यहां पर सवाल पूछ सकता है, तो मैंने तीनों बता दी भैया। 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है, असीम दास गुप्ता और विजय केलकर समिति, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जीएसटी बिल देखो, भारत में अगर एक सिंपल सा बात है, आर्टिकल 265 क्या कहता है कि भैया राज्य के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा,
ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना, माफी चाहता हूं, विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा। इसका मतलब भारत के अंदर अगर जीएसटी को लागू करना है तो कोई ना कोई विधि यहां पर बनानी पड़ेगी। ठीक है भैया, कोई ना कोई विधि मेरे भाई यहां से बनानी पड़ेगी। इसके बारे में अगर आपसे चर्चा करें तो एक बिल आता है जीएसटी बिल 122, है ना। जीएसटी बिल नंबर कितना है मेरे भाई, याद रखेंगे, बिल या विधेयक जिसे आप बोलते हैं, इसका नंबर 122। कब आया, 2016 में। अब एग्जामिनर यहां से क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, समझे भैया। जैसे राज्यसभा द्वारा इसे कब पारित किया गया, देखो तिथि को लेकर बहुत क्लियर रहिए मेरे भाई, क्योंकि एग्जामिनर यहां से आपसे सवाल पूछेगा कि इसे राज्यसभा ने कब पारित किया था। तो क्या जवाब आप यहां से देने वाले हैं, तो 3 अगस्त 2016 को इस बिल को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। जबकि लोकसभा आपसे पूछे तो 8 अगस्त को लोकसभा ने पारित कर दिया 2016 में। लेकिन यहीं पर तीसरा एक और सवाल जो है एग्जामिनर आपसे यहां पर पूछ सकता भैया कि इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे। तो अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को लेकर सवाल पूछा जाए तो याद रखेंगे 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तीनों तिथि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों की मैंने बता दी। अब मुद्दा ये बन जाता है इसे लागू कब किया गया था। तो ये तिथि सबको पता है, क्योंकि इन तिथि में आप गड़बड़ कर सकते थे एग्जाम में, तो मैंने आपको ये तीनों तिथि आपको यहां से बता दी। लेकिन अब मुद्दा आ जाता है बच्चे, लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराने वाला हूं। इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो यहां पर इसे लागू करने के लिए एक विशेष सेशन बुलाया गया था संसद का, और आधी रात में। ऐसे भारत में बहुत ही कम सेशन हुए जिसमें आधी रात को चर्चा की जाती है, समझे भैया। मध्य रात्रि लगभग 12 बजे ये सेशन बुलाया जाता है, 12 बजे तक ये सेशन चलता है और मध्य रात्रि में इसे लागू किया जाता है, मध्य रात्रि विशेष सत्र बुलाकर। लेकिन एग्जामिनर आपसे एक सवाल और पूछ सकता है, जितना मैंने नोटिस किया कि क्या क्या एग्जामिनर की पहुंच हो सकती है। वो आपसे पूछेगा इस सत्र में किसने भाग लिया था, तो रतन टाटा जी ने इसमें भाग लिया था, इस सेशन में, मुख्य व्यक्ति मतलब याद रखेंगे। इनके अलावा कुछ और हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें भाग लेते हैं इस सेशन में। रतन टाटा भी इस सत्र में क्या होते हैं मेरे भाई, मौजूद होते हैं, समझे भैया। समझ में आई इतनी बात। तो ये मैंने बता दिया कब, मध्यरात्रि को ये लागू करते हैं, और रतन टाटा जी इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, इस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेंगे। अब एक सवाल बनेगा भैया इस पर, इसे जीएसटी बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होता है। तो ये सबको पता है भैया, असम इस पर, असम सबसे पहले पारित करता है, असम में ही लागू होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर की प्रकृति क्या है, वो बहुत नालायक है। वो क्या आपको यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि असम ने इसे कब लागू किया था, मेरे भाई असम ने इसे लागू किया था कब, असम ने इसे कब पारित किया था, तो 12 अगस्त 2016 को असम ने इसे पारित किया था। ठीक है, पहला राज्य, तिथि मैंने आपको बता दी, असम ने पारित किया। दूसरा सवाल, यहां से अगर एग्जामिनर थोड़ा और मुश्किल सवाल पूछना चाहे तो आपसे पूछेगा दूसरा राज्य जिसने जीएसटी बिल को पारित किया बच्चे, तो कौन सा होता है मेरे भाई, बिहार होता है दूसरा राज्य। लेकिन यहीं पर दूसरे में भी अगर वो थोड़ा सा खुराफाती करे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बिहार ने इसे कब पारित किया था, बिहार ने इसे कब पारित किया था। तो मेरे भाई याद रखेंगे 16 अगस्त को, दोस्त 16 अगस्त 2016 को इसने क्या किया, बिहार ने इसे पारित किया था, ये भी याद रखेंगे। यहीं पर मेरे भाई एक और सवाल बन सकता है, तेलंगाना का एक सवाल पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको तेलंगाना का भी बता रहा हूं, क्योंकि तेलंगाना ने इसे कब पारित किया था, तो 30 अगस्त 2016 को इसे तेलंगाना ने इसे पारित किया था, समझे भैया। ये 3 राज्यों का मैंने बता दिया। इससे बाहर, जैसा कि मैंने बाहर लिखा हुआ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मेरी कोशिश है कि इससे एक भी सवाल आपका बाहर ना जाए। ठीक है भैया, तो ये मैंने सारी चीजें बता दी। इसके आगे अगर थोड़ी बात करेंगे तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन पे एग्जामिनर आपसे यहां पर सवाल पूछ सकता है। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन जाते हैं जिनसे सवाल बनेगा मेरे भाई, समझे भैया। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 246 ए को लेकर अगर आपसे यहां पर सवाल पूछा जाए तो एग्जामिनर पूछेगा आर्टिकल 246 में किस चीज का प्रावधान है। तो देखिए, आपसे इस सवाल को 2 तरीके से पूछेगा। पहली बात कि भाई जीएसटी पर कानून या विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य विधायिका या संसद। तो याद रखेंगे, राज्य विधायिका के पास यह अधिकार होता है जीएसटी पर कोई भी कानून या विधि बनाने का। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर आर्टिकल 246 ही कहता है कि संसद को ही जीएसटी पर कानून कौन बना रहा है, संसद या केंद्रीय विधायिका, माफी चाहता हूं, केंद्रीय विधायिका। तो संसद ही क्या है, आर्टिकल 246 ए के तहत कोई भी विधि निर्माण कर सकती है किस पर भैया, जीएसटी पर, समझे भैया। अब बात करते हैं 269 ए। तो यहां पर बच्चे क्या है, यहां पर क्या है कि जीएसटी की उगाही और जो विभाजन है इसका प्रावधान आर्टिकल 269 ए के तहत किया गया, जीएसटी की उगाही और विभाजन को लेकर कि भैया इसकी उगाही कौन करेगा, मतलब जीएसटी को एकत्र करना किसका काम है, तो केंद्र सरकार इसे एकत्र करेगी, ये बात याद रखेंगे। तो इसकी उगाही और विभाजन का प्रावधान, इसका डिवीजन जैसे कि आप लोगों को पता है 50-50 के रेशियो में होता है, राज्य और केंद्र दोनों के बीच में। तो इसकी उगाही दोस्त कौन करेगा, तो केंद्र के द्वारा इसकी उगाही की जाएगी।
यहीं पर बच्चे एक और आर्टिकल है 279A, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जीएसटी को लेकर, समझे। मैक्सिमम बच्चों को यही आर्टिकल पता होता है 279A, जिसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, मतलब जिसे हिंदी में बात करें तो जीएसटी परिषद आप इसे मेरे भाई यहां से कह सकते हैं। लेकिन इस जीएसटी परिषद पे, समझे भैया, तो यहां पर जीएसटी परिषद पे एक और बात याद रखेंगे, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 33। लेकिन एग्जामिनर आपसे एक सवाल क्या पूछ सकता है, अगर मुश्किल पूछे कि निम्न में से कौन सा जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है, वो सवाल पूछेगा केंद्रीय वित्त मंत्री, है ना, राजस्व, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, और कुछ एक चौथा ऑप्शन रख देगा। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ ना बना सके एग्जामिनर, समझे भैया, समझे बच्चे। अगर इस तरीके से आपको बेवकूफ ना बना सके तो इसलिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे, जो कि इसके अध्यक्ष भी होंगे। आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, ये मेरे भाई क्या होंगे, इसके अध्यक्ष भी होंगे। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री ये दूसरे सदस्य होते हैं, और 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिन तीनों में विधानसभा है। भाई मंत्री वहीं पर तो होंगे जहां विधानसभा होगी, तो 3 राज्य, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 31 हो गए, इन 31 राज्यों के वित्त मंत्री। तो 31, 32, 33, कुल मिला के 33 सदस्य जीएसटी काउंसिल में हो जाते हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया, पीडीएफ बता दूंगा लास्ट में मेरे भाई कहां पर मिलेगी, पहले देख लेते हैं। अब यहां पर अगर पूछा जाए जीएसटी की बैठक अगर बुलानी हो तो कोरम क्या होना चाहिए। अगर जीएसटी की बैठक आप बुलाना चाहते हैं तो मिनिमम कोरम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर बैठक बुलानी होती है, बैठक स्टार्ट करनी होती है, तो कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। वैसे ही जीएसटी काउंसिल की अगर बैठक करनी है, अगर कोई मीटिंग करनी है, तो कम से कम कितने मेंबर उपस्थित होने चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्त कितने भैया, तो मैंने बता दिया कुल सदस्यों का 50%। तो कम से कम 50% सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, तभी जाकर जीएसटी की कोई बैठक होगी, ठीक है। ये तो होगी बैठक की बात। अगर जीएसटी परिषद में कोई निर्णय लेना हो तो कितनी मेजोरिटी चाहिए। जैसे भी आपने संसद में भी बिल पास होते हैं, उसमें एक बहुमत चाहिए होता है ना किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर कौन निर्णय अगर लेना हो जीएसटी में परिषद में, तो निर्णय में कितना बहुमत चाहिए, 3/4 का बहुमत चाहिए भैया। कितना, 3/4 का बहुमत चाहिए। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल आपके सामने बन जाता है भैया। कितना बहुमत चाहिए मेरे भाई, 3/4 की मेजोरिटी है, 3/4 का बहुमत यहां पर चाहिए। हालांकि इसमें केंद्र का वेटेज 1/3 होता है और राज्य का 2/3 कैसे। चलो इस फिलहाल आप इतना ही आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। इसके आगे अब देखो कुछ और बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। मैंने कहा दोस्त कोशिश यही है कि यहां से सवाल बाहर ना जाए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ये पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई। देखिए बहुत प्यारा सवाल है बच्चे कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब होती है। तो याद रखेंगे दोस्त कब होती है, 22-23 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होती है। लेकिन एग्जामिनर एक और बात यहां से पूछ सकता है कि इस जीएसटी काउंसिल में जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता है भैया उस समय पर जो वित्त मंत्री होते हैं कौन, अरुण जेटली होते हैं। तो वही, क्योंकि अरुण जेटली या वित्त मंत्री क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, तो अरुण जेटली ही इस पहली बैठक के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये भी पता होना चाहिए, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली। यहां पर एक और सवाल बनेगा, जीएसटी परिषद की जो वर्तमान जो 52nd 52वीं बैठक होती है वो कहां पर हुई थी। ये सुबह की क्लास में मैंने सुबह 9 बजे जो प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूं, उस क्लास में मैंने आज ये सवाल भी कराया था आपको शायद, है ना। तो याद रखेंगे, अगर मैं सही याद करता हूं, सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेशन आप लोग जरूर लिया करो दोस्त। वो आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपका पूरा संभावित प्रश्नों की श्रृंखला सुबह 9 बजे करा रहा हूं, उसमें आप लोग जरूर पहुंचा करो। जीएसटी परिषद की जो 52वीं बैठक होती है कहां पर, ये सुषमा स्वराज भवन है, कहां पर, नई दिल्ली में। तो वहां पर ये जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक होती है और जिसके अध्यक्ष कौन थे, निर्मला सीतारमण। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 52वीं बैठक की क्या करती है, अध्यक्षता करती है। बात करेंगे बच्चे जीएसटी में, जो जीएसटी एक टैक्स है जिसमें वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत को ध्यान में रखकर इसे स्टार्ट किया गया। मतलब एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस जीएसटी का आपको यहां पर इसे स्टार्ट किया गया। पूरे देश में एक ही कर होना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल बनेगा, इस जीएसटी, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये अप्रत्यक्ष कर है, कैसा भैया, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपसे ये सवाल बन सकता है इसमें कितने इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया। बहुत ही प्यारा सवाल है एग्जाम के हिसाब से कि इस अप्रत्यक्ष कर में, क्योंकि कई सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी एक टैक्स बनाएगा,
तो इसमें कितने इनडायरेक्ट टैक्स मिलाएंगे? 17। याद रखेंगे दोस्त, कितने? 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक जीएसटी यहां पर तैयार किया गया। कितना भैया? 17 अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया। अब यहां पर एक बात बनेगी कि जीएसटी में जो टैक्स स्लैब है ना, वो टैक्स स्लैब कितनी है दोस्त? तो याद रखेंगे टोटल 5 टैक्स स्लैब है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जीरो में भले ही उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसे टैक्स स्लैब में हम क्या करते हैं बच्चे, काउंट करते हैं। तो यहां पर आप याद रखेंगे 0, 5, 12, 18, 28 टोटल कितनी होगी दोस्त? 5 टैक्स स्लैब आपकी यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब एक और सवाल अगर आपको एग्जामिनर यहां पर परेशान करे कि कौन सी चीजें इस जीएसटी के स्लैब से बाहर हैं, टैक्स स्लैब से बाहर हैं, तो याद रखेंगे मानव उपभोग एल्कोहल, जिससे आप मदिरा या दारू या लिकर आप यहां से कह सकते हैं। तो इस मदिरा को या मानव उपभोग का जो एल्कोहल है, उसे जीएसटी की इस सिस्टम से, जीएसटी के टैक्स स्लैब से बाहर किया गया है। ठीक है भैया। दूसरा, पेट्रोल और डीजल को भी इस टैक्स में जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि सरकार चाहती है इस पे अपने हिसाब से टैक्स लगाए, क्योंकि 28% से ज्यादा भी अगर सरकार लगाना चाहती है तो पेट्रोल और बच्चे मदिरा पर आपका यहां पर लगा सकती है। ठीक है। विद्युत कर, ठीक है, जो भैया विद्युत कर है उस पर भी टैक्स आपका अलग लगा सकती है सरकार। अफीम पे टैक्स आपका अलग लगा सकती है। ठीक है। यो स्टाम्प शुल्क भी आप यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस सब पे क्या भैया, जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है इससे इन्हें बाहर रखा गया। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, तो आपको पता चल गया भैया किसे जीएसटी के दायरे से यहां पर बाहर रखा गया। अब यहां पर कुछ एक ऐसे टैक्स होते हैं जो जीएसटी से विशेष दर हैं, जीएसटी में विशेष दर के रूप में इसे शामिल किया गया बच्चे। या विशेष दर किसके ऊपर लगती है? जैसे गोल्ड है, सोना है, तो सोने के ऊपर 3% टैक्स की बात की गई दोस्त। कितना? 3% टैक्स कहां पर रहेगा? गोल्ड पर रहेगा। ये भी याद रखेंगे, समझे बच्चे? तो ये सारी बातें आपको यहां से पता चल गई। इसके अलावा क्या कुछ और सवाल भी यहां से बन सकते हैं? ठीक है। जैसे कि जीएसटी दिवस, एक बड़ा अच्छा सा सवाल है मेरे भाई। जीएसटी दिवस को लेकर आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, जीएसटी दिवस आपके यहां पर कब रहने वाला है? तो मेरे भाई याद रखेंगे 1 जुलाई को आपको क्या मनाएंगे? जीएसटी दिवस मनाता है। क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका बच्चे क्या किया गया था मेरे भाई? लागू किया गया था। इसी वजह से 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? जीएसटी दिवस मनाते हैं। और क्या भैया? जीएसटी नंबर। ये बहुत ही प्यारा मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल यहां से बन सकता है जीएसटी नंबर को लेकर। सबसे पहला और बेसिक सवाल कि जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं, जीएसटी नंबर या जीएसटीआईएन में कितने डिजिट होते हैं? तो याद रखेंगे मेरे भाई कितने? 15 डिजिट टोटल होते हैं मेरे भाई। कितने? 15 डिजिट होते हैं। एक बेसिक सवाल। अगर इसी को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहे एग्जामिनर, तो आपसे क्या पूछेगा भैया? वो आपसे पूछेगा पहले 2 डिजिट किस बात का संकेत हैं, किस चीज को दर्शाते हैं पहले 2 डिजिट? तो याद रखेंगे पहले 2 डिजिट आपके स्टेट को, कि भैया टैक्स पेयर है, जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है वो किस राज्य का रहने वाला है ना, उस राज्य को, स्टेट को, माफी चाहता हूं, स्टेट को यहां पर दर्शाते हैं, उस राज्य को यहां पर दर्शाते हैं। तो भैया अगर आप टैक्स पे करते हैं, मान लेते हैं बच्चे क्या सिम्मी टैक्स पे करती हैं या अमन टैक्स पे करते हैं, तो अमन जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है वो किस राज्य का रहने वाला है? अगले 10 डिजिट कि उस व्यक्ति का जो टैक्स पे कर रहा है उसका पैन कार्ड नंबर। तो पहले 2 डिजिट इस 15 में स्टेट कोड होंगे। आपसे सवाल बन सकता, महत्वपूर्ण है। अगले 10 डिजिट आपसे 3 से लेकर 12 तक जो आपके डिजिट हैं वो किस बात को दर्शाते हैं? एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी क्या किस चीज को दर्शाते हैं? तो पैन कार्ड को दर्शाते हैं। जो 13वां डिजिट है वो भैया स्टेट के द्वारा रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, उसके आधार पर, ये 13वें पर नहीं पूछेगा, लेकिन 14वां डिजिट आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जीएसटी में 14वां डिजिट क्या होता है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि 14वां डिजिट ये डिफॉल्ट रूप से एक्स, डिफॉल्ट जेड लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है कि सभी में जेड ही रहेगा। वो किसी का जीएसटी नंबर हो, चाहे भैया कोई भी हो, हर किसी के जीएसटी नंबर में जो 14वां अंक होगा वो क्या होगा? जेड है। डिफॉल्ट रूप से ये जेड यहां पर शामिल किया गया, याद रखेंगे दोस्त। तो डिफॉल्ट जेड है, तो आपसे पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है कि 14वां डिजिट क्या होगा। 15वां डिजिट चेक संख्या होती है। टोटल मिला के मैंने बता दिया 15 डिजिट होती है, सब आपको पता चल गया। अब यहां पर जीएसटी चोरी पर सजा, अगर आप जीएसटी की चोरी कर लेते हैं तो आपको कितनी सजा का यहां पर प्रावधान है बच्चे? ये भी एक अच्छा सवाल है कि भाई जीएसटी की चोरी करने पर कितनी सजा मिलेगी। तो यहां पर 2 बातें कही गई हैं। अगर जीएसटी की चोरी पे सजा की बात करें तो अगर आपने 5 करोड़ तक का घोटाला किया है ना, 5 करोड़ तक टैक्स चोरी किया, आप आसान शब्दों में बात करें, समझे भैया, समझे बच्चे? अगर आपने 5 करोड़ तक टैक्स चोरी किए तो 15 से 100% तक आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, समझ रहे बच्चे? अगर आपने
5 करोड़ तक की टैक्स चोरी की है तो आपके ऊपर कितना भैया, तो 15 से 100% तक आपके ऊपर जो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने भैया 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है, समझ रहे हैं, अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है तो ऐसे में आपके ऊपर बच्चे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा आपको यहां पर हो सकती है। समझ में आई इतनी बात, 1 साल से 5 साल तक की सजा। तो एक और सवाल यहां से बनेगा कि पहली बार, देखो करंट को जोड़ के भी आपको बता रहा हूं जीएसटी को लेकर संभावित जो जो सवाल बन सकते हैं कि पहली बार किस व्यक्ति को टैक्स चोरी में सजा दी गई, है ना, जीएसटी टैक्स चोरी में सजा किसे दी गई, तो सुरेंद्र सिंह एक व्यक्ति होते हैं, कहां के, उत्तराखंड के रहने वाले। लिखा मैंने पहली सजा उत्तराखंड के फर्म संचालक सुरेंद्र सिंह को कितनी मिली, 5 साल सजा सुनाई गई है। याद रखिए मेरे भाई, तो इन्हें 5 साल की यहां पर सजा सुनाई गई, ये भी आपको यहां से पता हो दोस्त। ठीक है भैया, ये सब मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है,